हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलो, आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमें ये भी देखना है कि ये किस तरह लगता है, कहाँ तक लगता है और इसके ये क्या कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाना शुरू कर दो, है ना। हाँ, मैं पीडीएफ नोट्स अवेलेबल नहीं करा दूँ जो तुम पढ़ लो, हमें नोट्स नहीं बनाने पड़े। आपको नोट्स बनाने हैं। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनका कॉन्फिडेंस हमेशा उन बच्चों से जो आलसी हैं, जो नहीं बनाना चाहते, उनसे बढ़िया रहता है। तो हमें कॉन्फिडेंस का गेम है पूरा फिजिक्स का। स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स में क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर ये कोई वॉल ले ली, दीवार ले ली और इस वॉल से यहाँ पर एक स्प्रिंग बांधी और इस स्प्रिंग पर यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दी ताकि अपने को इसको खींचने में और इसको प्रेस करने में आसानी रहे। अभी जो हम ये पोजीशन ले रहे हैं, ये पोजीशन ऐसी है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब है कि इसके अंदर इस समय किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी पोजीशन में है ना। और इसको परमानेंट पोजीशन में है, इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह की एनर्जी ये अपनी तरफ से नहीं देना चाहता, ठीक है ना। ये स्थायी पोजीशन है ना, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड, है ना। कहीं कहीं से इसको नेट फोर्स नहीं लग रहा है। हमने क्या किया, इस पोजीशन में जो इसका ये ले लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है दीवार से, वॉल से, वो एक्सएम है, ठीक है। एक्सएम नहीं लेकर हम इसको ले लेते हैं एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से पोजीशन से ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, ये समझने में ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब दो काम कर सकते हैं, दो काम से मैं इसमें एनर्जी दे सकता हूं। मैं मैकेनिकल काम करूंगा, मैं या तो इसको कंप्रेस करूंगा या इसको पुल करूंगा। मान लो मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से क्या हुआ कि ये ऐसे हुआ और यहां पर ब्लॉक आ गया, है ना। ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, ये कौन सी पोजीशन है, x इक्वल टू 0। तो ये इतना यहां से इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, लेट आई टेक xm। मैं ले लेता हूं इसको, ये xm है, यहां से यहां। ऐसा नहीं करके मैं ऐसा भी कर सकता कि इसको मैं पुल कर लूं उस साइड में। जब मैं इसको पुल करूंगा तो क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन आएगी और लेट नाउ दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज x इज इक्वल टू x, ठीक है। ये तीन पोजीशन मैंने ले ली। यहां वी आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग एंड हियर वी आर पुलिंग द स्प्रिंग अप टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ xm, ओके। नाउ व्हाट इज टू डू। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि इसमें जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल है। तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, बाय हुक्स लॉ। बाय हुक्स लॉ, हुक्स ने क्या किया था, ये जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने स्प्रिंग फोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। इन्होंने सिंपल बताया था कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज Fs या इसको Fx भी बोलते हैं, जो भी आप लेना चाहो, मैं दोनों ही लिख देता हूं, Fsx एंड दैट विल बी इक्वल टू -kx। समझ गए कैसे। मैंने इसको कंप्रेस किया तो यहां पर एक फोर्स उस स्टोर्ड एनर्जी के कारण लग रहा है जो इसको उधर धकेलना चाहता है, इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है। मैंने इसको पुल किया तो वो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में आना चाहता है। वो फोर्स कहता है कि नहीं भाई, हम तो यही चलेंगे जहां थे, है ना। वो इधर खींचता है अपने आप से। और यहाँ क्या हुआ, तो कंप्रेस किया तो वो वापस इस साइड में आना चाहता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहता है ताकि वो x इज इक्वल टू 0 पर आ जाए। ये उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसी कारण से यहाँ पर माइनस आएगा। द फोर्स विच इज एप्लीकेबल दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट की साइड में, उस साइड में
यहाँ डिस्प्लेसमेंट इस साइड में, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड। सो Fsx इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। अच्छा, चलो अब बात करते हैं हम एनर्जी, वर्क डन, है ना। बहुत बढ़िया तरीका बताया तुम्हें। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द स्प्रिंग, कितना वर्क डन हुआ, दैट विल बी इक्वल टू Fx dx, आपको बताया Fx dx होगा वर्क, एंड दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब मैं जो टोटल वर्क डन निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू xm Fx dx एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस dv। पढ़ा हुआ आपका ये सब, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना। तो ये तो क्लियर है अपना, Fx dx इक्वल टू माइनस dv। चलो कर लो कैलकुलेशन से। इंटीग्रेशन ओवर 0 टू xm, Fx की जगह वैल्यू रख दूं माइनस kx, dx इज इक्वल टू माइनस dv, माइनस बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा 0 टू xm kx, k तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x dx इज इक्वल टू dv, सो dv विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 kx स्क्वायर अपॉन 2 और x स्क्वायर के ऊपर xm 0 टू xm, समझ में आया ना। 0 टू xm लिखेंगे और x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। भाई वाले बच्चों को थोड़ी परेशानी आ सकती है, इंटीग्रल वाला वीडियो बढ़िया से देखो, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, दैट विल बी इक्वल टू k xm स्क्वायर अपॉन 2, समझ में आई कहानी, xm स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया बच्चों हाफ k xm स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू dv मींस जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर स्टोर हुई, और यही पोटेंशियल एनर्जी उस फोर्स को पैदा करती है जो कि इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है। अच्छा, एक तरीका और है इसको निकालने का, कैसे, इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहां पर dv की वैल्यू ये आ गई। अब हमें ये पता है कि वर्क डन कितना होगा, है ना, माइनस में होगा ना, माइनस dv क्या होता है भाई, माइनस dv की वैल्यू निकालो, हाफ k xm स्क्वायर, माइनस dv क्यों निकालो, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस dv, यहाँ तो हमने dv निकाला है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस dv का मतलब जो एनर्जी है वो 1/2 k xm स्क्वायर के इक्वल होगी। ये हो गया वर्क डन, समझ में आया। हमने dv की वैल्यू निकाली है, वर्क डन कितना है माइनस dv, तो हमने क्या किया यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। अच्छा, इस और ये किसके इक्वल आने वाला है, माइनस dv क्या है vf माइनस vi, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, इसका मतलब vi माइनस vf। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ the spring. So we can say that this force, that is spring force acting here, is again conservative. ये कैसा है, अगेन कंजर्वेटिव है। बहुत बढ़िया। इस वर्क डन को निकालने के लिए हम एक तरीका और निकालते हैं ताकि आपका थोड़ा सा विजन इसके अंदर बड़ा हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। वीडियो को पॉज करके आप पहले लिख लो इसको, जितना भी है। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच। ठीक है, फोर्स है Fx, इसका मतलब मेरे को फोर्स मिलने वाला है माइनस के। तो x अगर 1 होगा तो फोर्स किस साइड में जाएगा ना,
के एक्स, तो ऐसी लाइन आएगी आप, ऐसी लाइन आएगी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की लाइन ये आएगी। मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो यहाँ पर एक्स एम है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एम है, तो इस एरिया को निकाल लेंगे एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू, दिस एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। एरिया निकालो भाई, ट्रायंगल है, ये तो आ गया एक्स एम और ये आ जाएगा आपका फोर्स, फोर्स है माइनस के एक्स, एक्सएम के लिए निकालेंगे माइनस के एक्सएल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस दैट इज एक्सएम इनटू हाइट दैट इज माइनस के एक्सएल। सो वी विल गेट हाफ माइनस का साइन यहां से के एक्सएम का स्क्वायर, एक्सएम मल्टीप्लाई हो गया एक्सएम का स्क्वायर। सो वर्क डन इज अगेन हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है, बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है। आप जो आपको इजी लगे वहां वैसा कर लेना, लेकिन अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा इजी रहेगा कि आपको पता रहेगा कि जहां पर मैं इस एरिया को फाइंड आउट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क। तो बच्चों हमने ये भी देख लिया कि ये जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव। तो ये अगेन आपका कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है और इसका रीजन क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द, इट्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें नोटिसेबल है और हमने यहाँ पर क्या क्या नोटिस किया है। पहला नोटिस हमने ये किया है कि जो टोटल वर्क डन है वो इक्वल है माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पर इस स्प्रिंग ने जो अडॉप्ट की थी, जो स्टोर की थी, एंड दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ हाफ के एक्सएम स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको एक्सएम तक पुल किया था। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि मान लो मैंने स्प्रिंग को खींचा, पुल, और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। मैंने उसको पुल किया और उसके बाद क्या किया? उसको रिलीज कर दिया। ठीक है ना? यानी आई after pulling at first I pull the spring and then release it। ठीक है, वापस मैंने रिलीज कर दिया। जब मैंने इसको मान लो जो इनिशियल पोजीशन थी वो xi थी, वहां से मैंने इसको xm तक ले गया और फिर वहां से रिलीज कर दिया वापस xi तक आने के लिए। तो जो टोटल वर्क डन है उसकी कैलकुलेशन मुझे वैसे ही करनी है जैसे मैं पिछली जो कंडीशन थी उसमें कर रहा था, इंटीग्रेशन ओवर fx dx। अब की बार जो लिमिट लूंगा वो मैं लूंगा, मैंने xi से स्टार्ट किया था पुल करने से पहले, और रिलीज करने के बाद वो जाएगी xi तक। xi to xi मेरे को इसकी कैलकुलेशन करनी है। चलो लिख दो, यहाँ माइनस के एक्स आ गया, xi to xi माइनस ऑफ के एक्स dx। इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू माइनस के बाहर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अगेन xi to xi। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस के xi स्क्वायर अपॉन 2 माइनस xi स्क्वायर अपॉन 2, ये जीरो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, आ गया जीरो। यानी टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन ए साइकिल पूरे साइकिल में इज जीरो। ठीक है, यहां मैं आपको इस k की इंपॉर्टेंस भी बताता। अगर k, यहां पर k क्या है? दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और इससे फर्क क्या पड़ता है?
जब k बहुत ज्यादा होता है, when k is larger, when spring constant is larger, then we can say the spring is stiff. Spring is stiff, ठीक है। and when k is smaller, then what should we say? यहाँ पे क्या कहना चाहिए कि जो स्प्रिंग है वो कैसी है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट और स्टिफ दोनों स्प्रिंग का पता कैसे चलता है कि उसमें उस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब वो स्टिफ है और कड़क है, टूट सकती है। अगर वो सॉफ्ट है तो उस ए की वैल्यू वहाँ पर कम होगी। तो बच्चों इन ए साइकिल द टोटल वर्क डन इज 0, है ना। जब हम किसी को खींचेंगे, किसी स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, के एम तक खींचा है तो एक्स के एम स्क्वायर और नहीं तो के, और उसमें वर्क डन होगा माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। बट इन द टोटल साइकिल द वर्क डन इज 0 बिकॉज द नेट डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 0, है ना। जहां से गई थी वहीं वापस आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, इसीलिए ये यहाँ पर ऐसा। बच्चों हम बात करते हैं एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, स्प्रिंग फोर्स में से एक क्वेश्चन आता है अक्सर और बहुत ही सिंपल सा है, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। हाँ अब देखो बच्चों क्या है कि जब हम इसके स्प्रिंग इस तरह की लगा दी हमने और इसको हमने, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है यानी x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। अब मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया यहाँ तक, यानी मैंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया xm, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया यहाँ तक तो इसमें जितनी भी एनर्जी थी अब यहाँ पर कितनी है, कितनी है, यहाँ पर जो एनर्जी है टोटल दैट इज इक्वल टू xm, है ना। जो सॉरी यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ आके ये रेस्ट पे आ गया वापस, इसका मतलब यहाँ किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग ऐसे जाएगा, है ना, आगे तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में जैसे जैसे x कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होती जाएगी। v जो हम हाफ के एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, जब x कम होगा तो इसका मतलब v भी कम होगा और एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पे v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर v 0 हो जाएगा। कौन सी पोजीशन में, इक्विलिब्रियम में, बैलेंस पोजीशन में ये क्या हो जाएगी, v भी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब पूरी की पूरी एनर्जी जाएगी कहाँ, एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। यहाँ पर क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर मैं एनर्जी कंजर्वेशन से ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्क्वायर थी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर थी, वो पूरी की पूरी इसमें बदल गई है। यानी यहाँ से फिर जैसे डिस्प्लेसमेंट चालू होगा आगे की तरफ, ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी आने लगेगी। यानी यहाँ पर जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जब मैं इसको रिलीज करूंगा, जितनी भी एनर्जी होनी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी और वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। समझ में आ रही है कहानी। यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से मैंने रिलीज किया, कम होती गई कम होती गई, यहाँ तक आते आते पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। v में तो कोई चेंज होना नहीं है, दिस इज कांस्टेंट। तो अब क्या करना है, ये मैक्सिमम होगा, v मैक्सिमम होगा कहां पर, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन v mx इज इक्वल टू मैक्सिमम। v जो होगा वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पूरी पूरी चेंज होगी। अब मुझे कोई कहे कि यहाँ पर तो आपने कह दिया कि पूरी की पूरी एनर्जी ये है हाफ के एक्स स्क्वायर की एक्स एम की स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जितने की जितनी है वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी,
यानी एट x इज इक्वल टू 0 टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कितनी है, हाफ, पूरी की पूरी चेंज हो गई ना, तो हाफ mv² है और वो इक्वल है, ये मैक्सिमम हो गई और वो इक्वल है हाफ kx² की, kxm² है ना। अच्छा, तो इसका मतलब v मैक्सिमम जो होगा, हाफ से हाफ कट गया, इज इक्वल टू k/m xm² एंड v मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m xm। तो ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ गया जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है कि इतना मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया, तो इस समय इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ k/m मल्टीप्लाइड बाई xm, है ना। ज्यादा करेंगे ज्यादा उसके अंदर एनर्जी आएगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी। ओहो, चलो अब मैं निकाल रहा हूं एक ऐसे पॉइंट पर जिसका डिस्प्लेसमेंट x है, मुझे नहीं पता ये कहां है लेकिन ये x है। तो हमें ये पता करना है कि यहां पर एट पॉइंट x मैं इस पॉइंट का नाम देता हूं p। एट पॉइंट p डिस्प्लेसमेंट इज x। तो यहां पर एनर्जी कितनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। अच्छा, दो तरह की एनर्जी है ना, कहां पर x पर, एक तो है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है हाफ kx²। यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, तो हाफ kx²। चलो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहां इस स्थिति में आने में, यहां से यहां आए तो टोटल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, इस पर डिपेंड करता है कि अब ये बहुत आसान है निकालना। कैसे, यहां पर एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी यहां पर कितनी थी, मान लो xm पर कितनी थी, यानी Exm जो थी उतनी की उतनी ही एनर्जी यहां पर होने वाली। अरे एनर्जी तो कंजर्व है ना, यहां जितनी उतनी यहां, उतनी यहां, तो ये सब यहां एनर्जी हाफ kxm² थी, तो ex पे भी इतनी होगी टोटल। तो इसको और इसको इक्वल ले लो, यानी हाफ kxm² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ kx²। इस फॉर्मूला से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, k सेम है यहाँ पर दिया होगा, आप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको दूसरी चीजें दी हुई। तो ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पर इसको क्वेश्चन को करने का तरीका हो सकता है अगर कोई न्यूमेरिकल आता है। तो बच्चों ये स्प्रिंग फोर्स की बहुत सारी हमने कहानियां पढ़ी, एनर्जी कंजर्वेशन का पढ़ लिया हमने, एनर्जी कंजर्व रहेगी, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो चाहे इधर जाए। कंप्रेस करेंगे तो भी यही सिचुएशन आएगी, वहां से रिलीज करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और उसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। तो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस दो पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए, दो। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा स्प्रिंग फोर्स। इनसे हम किन नतीजों पर पहुंचते हैं और क्या इसके बारे में हमें, क्या इसके जो की पॉइंट्स हैं जो हमारे समझ में आए, जिनके अंदर हमने क्या क्या नोटिस किया है, उनको एक बार कंक्लूजन के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, है ना। some tips about कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने क्या नोटिसेबल यहाँ पर पढ़ा है। कंजर्वेटिव फोर्स, पहली चीज क्या है कि वी हैव नॉट डिस्कस्ड हियर, दो हमने पढ़े थे, है ना, द टाइम फैक्टर। हमने ये तो देखा ही नहीं कि कितने टाइम तक कौन सा फोर्स काम कर रहा है ना। टाइम फैक्टर का यहाँ पर कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। कंजर्वेटिव फोर्सेज में कितने टाइम तक फोर्स आपने एक्ट किया है, इसको हमने किसी प्रकार का डिस्कस नहीं किया।
और इसकी आवश्यकता भी यहाँ पर महसूस नहीं की गई। दूसरा हमने क्या किया है यहाँ पर बच्चों, देखो बहुत ही एक बढ़िया सी चीज यहाँ पर लिखी है कि जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बीच में बताया भी था कि ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज all forces are not conservative. All forces are not conservative. कुछ ऐसे फोर्स भी होते हैं जो कंजर्वेटिव नहीं होते, जैसे फ्रिक्शन। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द एक्शन। जो हम जहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है, जहां उसका एक्शन पाथ है, वहां पर वो डिपेंड कर रहा है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और तीसरी एक नोटिसेबल चीज जो हमारे सामने आई कि हमने बोला है ना, वी सेड, हमने क्या कहा दैट Vx इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 है एट x इज इक्वल टू 0। चाहे हमने स्प्रिंग फोर्स में जब स्प्रिंग आई इक्विलिब्रियम में, तो हमने कहा कि Vx 0 है ना। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम डिस्कस कर रहे थे तब भी जब जो डिस्प्लेसमेंट अर्थ के ऊपर आए तो हमने क्या कहा कि x 0 होते ही mgh 0 हो गया, क्योंकि h नहीं है। बट इट इज नॉट, not true, not I can say exactly true। ये हमेशा सही नहीं होता। इसका आपको एग्जांपल भी देख के बोलते है ना। कई बार वहां पर क्या होता है कि अगर एनर्जी नहीं होती तो वो और नीचे जा सकता है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन उस फोर्स के कारण उसमें अभी भी एनर्जी है। आपने ऐसा सुना होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो अंदर जो प्लेट्स है वो पोटेंशियल एनर्जी का भंडार है, वहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जब और उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण है ना, जहां पर वो डिस्प्लेस जब होती है तो हल्का सा एक शॉक भी पूरी धरती को हिला कर रख देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दूसरी वेव एनर्जी में वहां से चेंज हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। अब बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक कंटिन्यू स्टडीज। बाय, सी।